नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो आज की क्लास में आप लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है और जो ECI है अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसे लागू करने में आखिर क्या भूमिका होती है और जो MCC लाने की ज़रूरत पड़ी, आखिर ये ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये सारी चीज़ें आज आप लोग विस्तार से समझने वाले हैं, विस्तार से इन्हें देखने वाले हैं। और कल की क्लास में आप लोगों ने मेरे साथ राष्ट्रीय पार्टियों के केंद्रीकृत की ओर क्यों झुकाव है वो चीज़ आपने समझ ली थी, और जो क्षेत्रीय दल हैं वो राज्य की स्वायत्तता की ओर क्यों झुके रहते हैं, राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों के मध्य विरोधाभास क्यों रहता है और राजनीतिक पार्टी प्रणाली में अंतर्द्वंद आखिर क्यों है, ये सारी चीज़ें आपने हमसे कल समझ ली हैं। कल आप लोगों ने इसके बारे में समझ लिया है, जान लिया है। और अभी तक जिन साथियों ने हमारी कल की क्लास नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर के वो हमारी कल वाली क्लास ज़रूर देख लें। और अभी तक जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं कि आदर्श आचार संहिता आखिर क्या है। जब भी चुनावी चर्चाएं होती हैं, जब भी चुनावी माहौल बनता है, जब भी चुनाव आता है, तो ये शब्द हर एक व्यक्ति के कानों तक पहुंचता होगा कि आचार संहिता लागू है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये क्या होती है, क्यों इसे लागू किया जाता है, इससे राजनीतिक पार्टियों, उम्मीदवारों, प्रत्याशियों आदि पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बहुत ही विस्तार से इसे देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो आदर्श आचार संहिता जो होती है, इसे प्यारे साथियों हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आदर्श आचार संहिता, अर्थात शॉर्ट में अगर इसे देखें तो हम इसे MCC भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? MCC। आखिर ये है क्या, ये होती क्या है? तो अगर हम इसे बहुत ही छोटे रूप में समझना चाहें, एक शब्द में अगर इसका उत्तर समझना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता एक विशेष प्रकार की नियमावली होती है। क्या होती है? एक विशेष प्रकार की नियमावली। एक शब्द में हम इसे कह सकते हैं कि ये एक नियमावली होती है, अर्थात या फिर इसे हम कह सकते हैं कि ये कुछ दिशा निर्देश होते हैं। क्या होते हैं? विशेष प्रकार के दिशा निर्देश या नियमावली होती है। और ये नियमावली या दिशा निर्देश ये चुनाव आयोग के द्वारा ये बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? चुनाव आयोग के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये जो नियमावली या दिशा निर्देश हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, इन सभी को इन दिशा निर्देशों या इस नियमावली का पालन करना इनके लिए अनिवार्य होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ये सभी को पालन करना ही होता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी उम्मीदवार या कोई भी प्रत्याशी हो। लेकिन इन दिशा निर्देशों या नियमावली की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर ऐसी आवश्यकता क्या थी जिससे कि इन्हें लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जाने लगी? आखिर ये क्या कारण थे
लाने की क्या ज़रूरत थी, मतलब एमसीसी लाने की क्या ज़रूरत थी। तो प्यारे साथियों, अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें कि एमसीसी क्यों लाई गई, तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा अतीत में लेके चलेंगे, थोड़ा पीछे लेके चलेंगे। देखिए, पहले क्या होता था कि राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। अगर हम पूर्व की बात करें तो पहले राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। होता क्या था कि जो धनाढ्य उम्मीदवार होते थे, जो पैसे वाले होते थे, जो धनवान लोग होते थे, ऐसे लोग पैसे के बल पर, धन के बल पर चुनाव जीतने का प्रयास किया करते थे। तो जो धनवान लोग होते थे, धनवान लोग ये पैसे के बल पर, पैसे या रुपयों के बल पर, है ना, के सहारे चुनाव जीतने का प्रयास करते थे। दूसरी चीज, जो भी दबंग टाइप के जो लोग होते थे, गुंडा टाइप के लोग होते थे, दबंग शातिर, जो ऐसे लोग होते थे, ये अपनी दबंगई के बल पर चुनाव जीतने का पूरा प्रयत्न करते थे। जो दबंग लोग दबंगई के बल पर चुनाव जीतने का प्रयास करते थे। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चारों तरफ लाउड स्पीकर का शोर हमेशा रहता था। हमेशा कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण बहुत ही अधिक मात्रा में होता था। मतलब लाउड स्पीकर 24 घंटे बजते रहते थे, और इससे क्या होता था कि जो भी आम आदमी होता है, जो जन सामान्य होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती थी। यहाँ लिख सकते हैं कि लाउड स्पीकर 24 घंटे बजते थे, जिससे जन सामान्य को दिक्कत होती थी, या जन सामान्य को असुविधा लिख सकते हो, असुविधा होती थी। तीसरी चीज, बूथ कैप्चरिंग की तो घटनाएं बहुत तेजी से होती थी। बूथ कैप्चर कर लिए जाते थे। बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं आम थी, और बूथ कैप्चर के साथ साथ, प्यारे साथियों, बूथ कैप्चर के साथ साथ जो बैलेट बॉक्स आदि हैं, बैलेट बॉक्स की भी बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं बैलेट बॉक्सों को लूट लिया जाता था। बैलेट बॉक्सों को लूट लिया जाता था। नंबर 4 आप लिख सकते हैं कि बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते थे, और शराब जो होती थी, शराब की दुकानें 24 घंटे खुली रहती थी। लोग भर भर के शराब पीते थे, और शराब लोगों को बांटी भी जाती थी निःशुल्क। सबके घर पे शराब पहुंचाई जाती थी। तो शराब, यहां लिख सकते हो, शराब खुलेआम
बांटी जाती थी। और इसी के साथ साथ जब शराब को खुलेआम बांटा जाएगा, जो लोग होते थे, मतदाता लोग होते थे, उनको ज़बरदस्ती खरीद लिया जाता था। मतदाताओं को पैसा देकर के ज़बरदस्ती अपने पक्ष में उनसे वोट डालने की अपील की जाती थी। मतदाताओं को खरीदा जाता था। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि मतदाताओं से ज़बरदस्ती अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए मतदाताओं को ज़बरदस्ती अपने पक्ष में मतदान करने के लिए बाध्य किया जाता था। और इसके कारण क्या होता था कि प्यारे साथियों, चुनावी हिंसाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, बहुत ज़्यादा मारकाट होने लगती थी। तो जब इन्हें बाध्य किया जाता है तो क्या होता है कि चुनावी हिंसाओं की घटनाएं तेजी से बढ़ती थी। तो ये कुछ कारण थे जो एमसीसी लागू होने से पूर्व के थे। इस तरीके से चुनावी राजनीति के अंदर इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार था, ये अपनी चरम सीमा पर था। तो प्यारे साथियों, इन्हीं सभी राजनीतिक भ्रष्टाचार आपने देखा, तो इस राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये जो राजनीतिक भ्रष्टाचार जो ये बढ़ रहा था, राजनीतिक भ्रष्टाचार जो ये पनप रहा था, और इसी को ख़त्म करने के लिए कहीं न कहीं ये एमसीसी की ज़रूरत पड़ी। दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ने एक व्यवस्था बनाई है। भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद दिया गया है, संविधान का अनुच्छेद 324। इसमें ये कहा गया है, ईसीआई को अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी चुनाव हों वो निष्पक्ष होने चाहिए, जो भी चुनाव हों स्वतंत्र होने चाहिए। इसमें क्या कहा गया, ईसीआई को जिम्मेदारी दी गई। और क्या जिम्मेदारी दी गई कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हों, स्वतंत्र होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? चुनाव जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, और ये जिम्मेदारी भारतीय संविधान ने ईसीआई को दे रखी है। और इसमें एमसीसी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एमसीसी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र कराने में आदर्श आचार संहिता का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा उसका वहाँ पर अस्तित्व देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें कि आदर्श आचार संहिता में आखिर होता क्या है, जो एमसीसी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, अर्थात आदर्श आचार संहिता है, आखिर इसमें वो ऐसे क्या नियम हैं जिसकी वजह से चुनाव में निष्पक्षता देखने को मिलती है,
चुनावी जो राजनीति है कहीं न कहीं लगभग स्वतंत्र देखने को मिलती है पहले के अपेक्षा। तो इसके जो मुख्य नियम हैं, क्या नियम है कि पहला नियम अगर हम देखें तो ये हम कह सकते हैं कि जो भी वर्तमान सरकार है, जब भी ये नियम लागू होते हैं, जब भी आदर्श आचार संहिता लागू होती है, तो जो भी वर्तमान सरकार होती है वो किसी भी प्रकार की कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है? वर्तमान सरकार कोई भी नई घोषणाएं नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। इसके अलावा जो वर्तमान सरकार है ये सरकारी मशीनरी का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करेगी। ये सख्त चेतावनी दे दी जाती है एमसीसी के द्वारा, अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एमसीसी के माध्यम से ये सबको हिदायत दे देता है, एक सख्त हिदायत होती है। तो वर्तमान सरकार जो चल रही है वो जो सरकारी मशीनरी है, वर्तमान सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करेगी, ठीक है। और जब भी कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई उम्मीदवार, कोई प्रत्याशी जब भी कोई जुलूस आदि निकालेगा तो उसकी सबसे पहले सूचना प्रशासन को दी जाएगी, जिससे कि प्रशासन ये समझ ले कि वहाँ पर कौन आयोजन करता है, कितनी भीड़ होने वाली है, जुलूस किस रास्ते से जाएगा, हमको किस तरीके से अपना सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना है। ये सारी चीज़ें प्रशासन अपनी तैयारियां कर ले। और इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी, कोई प्रत्याशी, कोई उम्मीदवार जब भी कोई जुलूस आदि निकालेगा, सबसे पहले सूचना प्रशासन को दी जाएगी। जब भी कोई पार्टी उम्मीदवार जुलूस आदि निकालेगा तो इसकी सूचना पहले से प्रशासन को दी जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से ये नोट हो गया होगा। सबसे पहले आप सूचना प्रशासन को देंगे और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जो भी जनसभा स्थल होते हैं, जो भी हेलीपैड आदि होते हैं, जो भी सरकारी ज़मीन होती है, जो भी सरकारी बंगले होते हैं, जो भी गेस्ट हाउस हैं, इन सभी पर किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं होगा, किसी एक पार्टी का अधिकार नहीं होगा। ये जो भी सामान्य सी चीज़ें हमने जो आपको बताई कि जनसभा स्थल हेलीपैड या हम कह सकते हैं गेस्ट हाउस या फिर सरकारी बंगले या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी सरकारी ज़मीन, ये जो भी चीज़ें होंगी ये किसी एक पार्टी के अधिकार में नहीं होंगी। और ये सभी क्या होगा, ये सभी पार्टियों के लिए समान रूप से कह सकते हैं कि उपयोगी होंगी, ठीक। इनका कोई भी पार्टी समान रूप से उपयोग करेंगी। ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा जो भी
सरकारी गाड़ियां हैं या जो सरकारी विमान हैं, सरकारी गाड़ियां या विमान जो सरकारी हैं, इनका इस्तेमाल चुनाव प्रचार में बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये 5वां नंबर हो जाएगा। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो लाउड स्पीकर आदि हैं, इनके बारे में भी व्यवस्था की गई है। रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। लाउड स्पीकर ये शाम 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले ये नहीं बजेंगे। ठीक है। इसके बारे में भी ये व्यवस्था कर दी गई है। और इसी के साथ जो भी मंत्री आदि हैं, सरकार में बैठे जो भी मंत्री हैं, ये किसी भी अपने आधिकारिक दौरे के दौरान कोई भी चुनावी प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। जो सरकारी, यानी हम लिख सकते हैं मंत्री अपने आधिकारिक दौरे के दौरान चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। ठीक है। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि जब भी मतदान शुरू होगा, मतदान शुरू होने के यहां पर ये लिख लीजिए कि मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले क्या व्यवस्था की गई है? मतदान जब समाप्त होगा उससे 48 घंटे पहले क्या होगा कि चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। इसमें लगभग व्यक्तियों को डाउट रहता है, हमारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले होगा या मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले होगा। तो प्यारे साथियों, इस चीज़ को आज बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए, याद कर लीजिए कि मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले ऐसा होता है। ठीक है। तो चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी बैनर, कोई भी पोस्टर नहीं लगेगा कहीं पर भी। कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, कोई उम्मीदवार कहीं पर भी कोई पोस्टर आदि नहीं लगाएगा। बैनर, पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। तीसरी चीज, कोई भी कोई झंडा भी नहीं कहीं लगेगा। गाड़ियों में झंडा लगा होगा वो भी उतर जाएगा। कहीं पर भी किसी भी पार्टी का कोई झंडा नहीं दिखना चाहिए। कोई भी झंडा भी नहीं लगेगा। ठीक है। चौथी चीज, कहीं पर कोई बैठक नहीं होगी, कोई जनसभा नहीं होगी। ठीक है। पांचवी चीज हम ये कह सकते हैं कि इस समय आप जो ये जो समय दिया गया है, इस समय आप अगर किसी वाहन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के कोई भी वाहन आप नहीं चलाएंगे। कहीं पर भी कोई वाहन बिना अनुमति के कोई पार्टी प्रत्याशी नहीं चलाएगा, कोई पार्टी नहीं चलाएगी, कोई उम्मीदवार नहीं चलाएगा। ठीक। यहां लिख सकते हैं, वाहन के उपयोग के लिए परमिशन या अनुमति
लेनी होगी, लेनी होगी। ठीक है, अगर आप वाहन का उपयोग करेंगे तो आपको अनुमति लेनी ही होगी। ठीक, और ये नियम आखिर लागू कब होते हैं? ये कब से एमसीसी लागू हो जाती है? एमसीसी का लागू होना अर्थात आदर्श आचार संहिता ये कब से लागू हो जाती है? तो प्यारे साथियों, जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है और अधिसूचना जारी होने के साथ साथ ये लागू हो जाती है। कब लागू होती है? चुनावी अधिसूचना के तारीख से लिख सकते हैं कि तारीख से लागू हो जाती है। और ये कब तक बनी रहती है? इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि चुनाव आचार संहिता अभी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि परिणाम आ भी जाता है, इसके बाद भी कहते हैं कि चुनाव आचार संहिता अभी लगी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अधिसूचना जैसे ही जारी होगी उसी दिन से ये शुरू हो जाती है और चुनाव का परिणाम आने तक ये लगी रहती है। जैसे ही चुनावी परिणाम आते हैं उसी के साथ ये खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि चुनावी परिणाम आने के साथ ये समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इसको समाप्त करने के लिए कोई नियम निकालना पड़ेगा, कोई दूसरी घोषणा करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही चुनाव परिणाम आते हैं और उसी के साथ ये समाप्त मान ली जाती हैं। चुनावी परिणाम आने के साथ ही ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगर हम इसके उल्लंघन पर सजा की बात करें कि एमसीसी के उल्लंघन पर सजा कितनी होती है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कितनी सजा दी जाएगी, अर्थात उसके लिए सजा का प्राविधान क्या है। प्यारे साथियों, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए किसी भी सजा को फ्रेम नहीं किया गया है, कोई निश्चित सजा नहीं है। इसमें एक विशेष प्रकार की चेतावनी दे दी जाती है, लेकिन जो भी पार्टियों पर कार्यवाही होती है, पार्टियों के उम्मीदवारों को जो भी सजा आदि दी जाती है, वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दी जाती है। इसके लिए अगर देखें, खास तौर से एमसीसी के लिए, इसके लिए कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन विशेष चेतावनी दे दी जाती है और जो कार्यवाही जो होती है वो किसके तहत होती है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्यवाही होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो इसे साफ कर दें। क्लास साथियों अच्छी लग रही हो, सारी चीज़ें समझ में आ रही हो, तो हमारी क्लास को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक करिए क्लास को। इसके बाद ये साफ कर दूं, अगर हम आदर्श आचार संहिता या आचार संहिता
कि उत्पत्ति की बात करें कि उत्पत्ति, आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी लोगों को जानकारी कैसे हुई, लोगों के अंदर इसका विचार कैसे आया। तो बात है 1960 की। 1960 में केरल में विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा था। 1960 में क्या होता है कि केरल के अंदर विधानसभा चुनाव होने थे। माहौल बहुत गर्म था। चुनावी जनसभाएं आम तौर पर बहुत तेजी से चल रही थीं। तो वहाँ के प्रशासन ने ये सोचा कि आखिर क्यों ना कोई ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे कि चुनावी जनसभाओं के एक निश्चित दायरे हों, एक निश्चित नियमों के अंतर्गत चुनावी सभाएं हों, निश्चित दायरे के अंदर भाषण आदि हों, निश्चित दायरे के अंदर चुनाव प्रचार हों। तो कहीं न कहीं जो वहाँ का प्रशासन था उसने कुछ नियम बनाए। और नियम क्या बनाए कि किस तरीके से जनसभाएं हों, जनसभाएं कैसे हों, चुनावी भाषण कैसे हों, भाषण किस तरीके से हों, बैठकें कैसे हों, चुनावी प्रचार प्रसार कैसे हो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कुछ नियम बनाए और वो नियम वहाँ पर लागू किए गए। उससे कुछ सुधार देखने को मिला। और इसके बाद वर्ष 1962 में ECI ने मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, भारत निर्वाचन आयोग ने अपने कुछ दिशा निर्देश बनाए, कुछ नियमावली बनाई। और इस नियमावली को जितनी भी पंजीकृत पार्टियां थीं उन सभी को इसका एक एक प्रारूप भेज दिया और उनसे इसका पालन करने के लिए अपेक्षा की। और उन्होंने एक फीडबैक जानना चाहा। क्या किया? ECI ने सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को एक एक प्रारूप भेजा। ठीक, और प्रारूप भेजा और उन्होंने किस उद्देश्य से भेजा था कि ये लोग उसका पालन करेंगे, अनुपालन करेंगे। और एक फीडबैक लेना चाहा। फीडबैक मतलब कि किस तरीके से क्या ये सही से लागू हो पाएगी या इसका क्या परिणाम रहता है, उसको जानना चाहा। और इससे क्या होता है कि कुछ सकारात्मक परिणाम दिखे, कुछ सकारात्मक परिणाम को कहीं न कहीं कोई थोड़ा अच्छे परिणाम आने लगे। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि पुनः भारतीय राजनीति में वही चीज़ आने लगती है, पुनः भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है, पुनः कह सकते हैं कि चुनावी राजनीति एक गंदी राजनीति बन जाती है। धीरे धीरे जो ये प्रारूप था आचार संहिता का, इसका भी कहीं न कहीं जो राजनीतिक पार्टियां थीं वो इसका सही ढंग से पालन नहीं कर रही थीं। और ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही। समय आ जाता है वर्ष 1991 का। और ये समय, प्यारे साथियों, एक ऐसा समय था कि देश में इस समय राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। कह सकते हैं कि 1991 का काल देश की राजनीतिक अस्थिरता का काल था। इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो जब हमने आपको संविधान संशोधन वगैरह, जो 73वां संविधान संशोधन पढ़ाया था, उस क्लास में हमने ये सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से ये राजनीतिक अस्थिरता का काल है
और जिन साथियों ने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो रिक्वेस्ट है उनसे कि आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली हैं। आप किसी भी कंपटीशन, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, एसआई हो, वीडियो हो, ग्राम पंचायत अधिकारी से लेकर के आप स्टेट पीसीएस, यूपीएससी तक अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये क्लास और जो भी हमने क्लासेस कराई हैं आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वर्ष 1991 का काल देश में राजनीतिक अस्थिरता का काल था। इस समय जो चुनावी मानदंड थे, जो भी चुनावी शर्तें थी, नियम थे, जो मापदंड थे, इनका प्यारे साथियों राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल भी, कोई भी इनका पालन नहीं कर रही थी। कह सकते हैं कि राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। दल बदल की राजनीति तो बहुत ही व्यापक स्तर पर थी। तो ईसीआई को ये लगा कि कहीं न कहीं इससे समस्या उत्पन्न होगी और हमारी भूमिका में भी कमी आएगी। तो ईसीआई ने क्या काम किया कि तुरंत बहुत ही कड़े दिशा निर्देश दे दिए और सभी पार्टियों से एमसीसी को कड़ाई से, मतलब हम कह सकते हैं मजबूती के साथ पालन करने के लिए कहा। ईसीआई ने सभी राजनीतिक पार्टियों को ये दिशा निर्देश बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही दृढ़ता के साथ दे दिए कि सभी पार्टियां एमसीसी का पालन 100% करेंगी और मजबूती के साथ करेंगी। इसमें कतई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि 1991 से ही देश के अंदर एमसीसी का एक नया चेहरा उभर के सामने आया, एक नया रूप उभर के सामने आया देश की राजनीति के अंदर। लेकिन अगर हम जो ईसीआई है, ईसीआई की भूमिका की अगर बात करें कि एमसीसी को लागू करने में ईसीआई की आखिर क्या भूमिका है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ईसीआई की एमसीसी को लागू करने में क्या भूमिका है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 324 ईसीआई को ये दिशा निर्देश देता है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए, स्वतंत्र चुनाव कराए, और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए ईसीआई का लागू होना, वो एमसीसी का लागू होना जरूरी है। और ईसीआई का ही ये उत्तरदायित्व है, ईसीआई का ही ये कर्तव्य है कि वो एमसीसी को कड़ाई के साथ लागू कराए। ठीक है। और इसे लागू कराने में ईसीआई कुछ अपने नियम बना सकता है, और कुछ हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे निर्देश दे सकता है, किसी भी संस्थाओं का गठन कर सकता है, कोई भी टास्क फोर्स आदि का गठन कर सकता है, कोई भी उड़न दस्ता का गठन कर सकता है, जिससे कि एमसीसी का प्रवर्तन किस तरीके से हो रहा है उस पर नज़र बनाए रखने के लिए ईसीआई इन कदमों को उठा सकता है। मैंने आपको बताया कि ईसीआई कुछ कदमों को उठा सकता है, जैसे एमसीसी का पालन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए उड़न दस्तों का गठन कर सकता है। ठीक। दूसरी चीज़ देखिए, इसके पालन कराने के लिए कहीं न कहीं ये हम कह सकते हैं कि कोई भी अधिकरण आदि बना सकता है, प्राधिकरण कह सकते हो, प्राधिकरण का गठन कर सकता है। टास्क फोर्स हमने आपको बताया, टास्क फोर्स का गठन कर सकता है। ठीक। एक मोबाइल ऐप है जो एमसीसी की निगरानी के लिए बनाया गया है कि कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार आदि है वो बढ़ तो नहीं रहा है, एमसीसी का लोग सही से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है सी विजिल ऐप। ये एक मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप। तो इसका भी उपयोग इसकी निगरानी के लिए किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जहाँ पर कोई ऐसा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, वहाँ की आपको 2 फोटो क्लिक करके भेजनी होती हैं, यहाँ पर सबमिट करनी होती है इस ऐप पर, या फिर आप वहाँ की 2 मिनट की आप वीडियो बना सकते हैं और वीडियो बना करके इस पे पोर्टल पर आप अपलोड कर देंगे, इस ऐप पर अपलोड कर देंगे। तो फिर ये सूचना अधिकारियों तक पहुँच जाएगी और कहीं न कहीं वहाँ अधिकारियों तक पहुँचने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, लेकिन इसको लागू करने के लिए किसको, एमसीसी को लागू करने के लिए प्यारे साथियों कोई भी विधिक या वैधानिक कोई ऐसा नियम नहीं है कि उसके तहत इसे लागू किया जाए। इसे लागू कराना केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही हाथ में है और उसी की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो क्लास कैसी लग रही है प्यारे साथियों? क्लास को लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे और कल फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार क्लास के साथ, एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।